नमस्कार, मैं निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। मोदी सरकार 8 नए बिल समेत 17 बिल पेश करेगी। सीज फायर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जवाब देते हुए नजर आएंगे। विपक्ष जो है लगातार इसको लेकर जवाब मांग रहा है। ट्रंप के बयान पर पीएम से विपक्ष जवाब मांग रहा है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से ये कहा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में कई सारे अहम मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है। सबसे अहम मुद्दा ये है कि सीज फायर मुद्दे पर किस तरीके से ट्रंप के कहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर किया, इसको लेकर विपक्ष जो है पहले से ही बिफरा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ जवाब इसको लेकर दिया जाएगा, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ तमाम अन्य मुद्दे भी हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है पूरी रूपरेखा तैयार करता हुआ बहुत पहले से नजर आ रहा है। और इस बीच सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, किरण रिजिजू की ओर से कहा गया है। और इस बीच मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथियों, ये दशक हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि शांति और प्रगति कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने के कदम कदम पर प्रगति के एहसास करते रहे हैं। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है।
हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। साथियों, एक के बाद ऐसी घटनाएं देशभक्ति के लिए, देश की भलाई के लिए संसद में पहुंचे हुए हर माननीय सांसद के लिए गौरव का पल है। और संसद के इस सत्र में ये गौरव गान पूरा देश सुनेगा, हर सांसद से सुनेगा, हर दल से सुनेगा। साथियों, आर्थिक क्षेत्र में भी जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन दिनों 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। देश में एक जमाना था 2014 के पहले जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानवी के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है। लो इन्फ्लेशन के सामने हाई ग्रोथ एक अच्छे विकास यात्रा की दिशा है। साथियों, डिजिटल इंडिया, यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं, अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक वैश्विक समागम था और उसमें भारत ने बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की। आईएलओ का कहना है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी प्रकार से वैश्विक संस्था WHO ने ये कहा है कि भारत अब आंख की जो बीमारी आमतौर पर बारिश के सीजन में ज्यादा देखी जाती थी, ट्रैकोमा, अब भारत को WHO ने ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। तो आरोग्य के क्षेत्र में भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भारत के लिए सिद्धि है। साथियों, पहलगाम की क्रूर अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके
दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था। और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले और इसके लिए ये हमारे सांसदगण, हमारे राजनीतिक दल सराहना करने के मेरे लिए सौभाग्य है। साथियों, हम जानते हैं कि ये स्पिरिट, एक स्वर, एक एकता का वातावरण देश को कितना उत्साह से भर देता है। विजयोत्सव का ये पर्व इस मॉनसून सत्र में भी उसी भाव से प्रकट होगा। देश की सैन्य शक्ति को सराहना करेगा, देश के सामर्थ्य का गौरवगान करेगा और देश के 140 करोड़ नागरिकों को नई प्रेरणा का कारण बनेगा। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इस बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर से आपको संसद भवन लिए चलेंगे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाएंगे। चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई कि किस तरीके से भारत जो है रक्षा क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है। ऐसे में तमाम उपलब्धियां वो इस दौरान गिनाते हुए नजर आए हैं। किस तरीके से उनके कार्यकाल में तमाम जो बेंचमार्क सेट किए गए थे वो कहीं ना कहीं पूरे हुए हैं और देश लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है, विकास हो रहा है और हर एक रास्ते पर लगातार जो है विकास की राह पर वो अग्रसर है।
और इस बीच हमारे संवाददाता पत्रकार माफ कीजिएगा जुड़ गए हैं पीयूष जी। पीयूष जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत। और इसी के साथ मॉनसून सत्र की अब शुरुआत हो गई है, ऐसे में किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? बताया जा रहा है कई सारे महत्वपूर्ण बिल बीजेपी लेकर आ रही है और ऐसे में विपक्ष की पूरी तैयारी है, उसके झोले में तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। सबसे पहला मुद्दा सीज फायर का, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उम्मीद तो यही है कि हंगामा होगा, क्योंकि हमने देखा पिछले तमाम सत्र जो है हंगामे के बीच में जो है वो खत्म हुए हैं और कोई खास जो है उसमें कोई बिजनेस हो नहीं पाया है। क्योंकि अगर सरकार कोऑपरेट करती है इस बार, वैसे भी प्रधानमंत्री तो विदेश दौरे पे जा रहे हैं और विपक्ष की ये मांग है कि प्रधानमंत्री रहें, और चाहे सिंदूर वाला मामला हो, सीज फायर का मामला हो, टैरिफ का मामला हो, और इस तरह से जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो लगातार जो है ये बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो है कि जो SIR वाला मसला, तो बहुत से मसले हैं और बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं जिसको विपक्ष जो है उठाना चाहता है। सरकार की तरफ से रिजिजू, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, रिजिजू है, उन्होंने ये कहा तो है कि जो है कि एक हम चाहते हैं कि जो है कि वो अच्छी तरीके से सदन चले, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो एक जो प्रोसीजर है जो उसके तहत ही जो है ये चलना चाहिए। तो अब देखना ये क्या स्पीकर उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं या उस प्रोसीजर को जो है वो सिर्फ अपने लिए लागू करते हैं, सत्ता पक्ष के लिए, और जो है कि विपक्ष के लिए नहीं लागू करते हैं। ये तमाम मुद्दे उठेंगे इस तरीके के। तो मुझे लगता है कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, हालांकि एक छोटा सत्र है, ये 1 महीने का सत्र है, लेकिन विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है। विपक्षी जो मीटिंग हुई थी अभी, जो पूरी सारे विपक्षी, उसमें लगभग सभी विपक्षी दल थे, शामिल थे, उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये देश के लिए भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चाहे वो बिहार में जो है कि जिस तरह के SIR को लेके मसला हो या सिंदूर का मसला हो, अभी तक जो पहलगाम के जो आतंकवादी पकड़े नहीं गए ये मसला है, ये पूरे देश को मथ रहा है पूरी तरीके से। जो ट्रंप जिस तरह से लगातार ये बता रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बहुत से महत्व के, देश के महत्व के जो मुद्दे हैं उसको लेके विपक्ष जो है पीयूष जी, ऐसे में सवाल उठाएगा। ये भी है कि विपक्ष की ओर से हमेशा एक रणनीति अपनाई जाती है जिसमें आक्रामक तौर पर पूरा विपक्ष नजर आता है। खासकर राहुल गांधी की जो एक नई छवि हमने देखी है पिछले सत्र से, अलग तरीके से वो अपनी बात सामने रखते हुए नजर आए हैं। ऐसे में इस बार की रणनीति क्या कुछ अलग हो सकती है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तब विपक्ष जो है वॉकआउट कर देता है। तो क्या इस बार कुछ अलग रणनीति विपक्ष की ओर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर बार इसे क्रिटिसाइज किया गया है जनता की ओर से? पहले सवाल तो ये कि क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे सदन में? मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ जो है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण के समय ही जो है वो उस टाइम में ही जो है उसका उत्तर देते हैं। वैसे कभी वो उनको बोलते हुए अदरवाइज देखा नहीं गया है, न वो जवाब देते हैं। तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है कि वैसे भी वो 3 दिन की विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, जबकि उनको यहाँ रहना चाहिए था। महत्वपूर्ण मुद्दे उठेंगे, उसको उनको सुनना चाहिए, उसका चाहे उनके मंत्री जवाब दे, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री का रहना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि देखिए स्ट्रेटजी तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है अपनी तैयार करता है, उसने की होगी, ताकि जो है उसके सवालों को जो है स्पीकर साहब जो है कि निगेट न कर दें या उसको जो है कि पटल पे रखने से मना कर दें। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए जो स्पीकर साहब हैं वो भी कई बार इस तरह के नियम का हवाला देते हुए जो है कि विपक्षी दलों को तमाम सवाल उठाने नहीं देते हैं, या उनको बीच में काट दिया जाता है, या माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें कि सत्ता पक्ष को भी देखना होगा, स्पीकर साहब को देखना होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस बार के, वो पूरे देश से, पूरी जनता से जुड़े हुए, इसलिए चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को सहयोग करके, उनपे डिबेट करके, उनपे जो है कि सही जानकारी जो है वो देश के सामने रखनी होगी। तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि दोनों ही जो है कोऑपरेशन के साथ, और जो संसदीय मंत्री रिजिजू ने इस तरह की बात कही है, लेकिन अब देखना ये हुआ कि आज से क्या होता है, वाकई वो फॉलो होता है कि नहीं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कुछ मुद्दे इस दौरान उठते हुए नजर आएंगे। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सत्ता पक्ष जो है तैयार है। और ऐसे में दूसरी बात ये जो आपकी ओर से तमाम बातें कही गई कि माइक बंद कर देना या बात काट देना, हालांकि लगातार स्पीकर की ओर से इस बारे में जवाब दिया गया है और सत्ता पक्ष ये बात कह चुका है कि पूरी प्रणाली होती है, इसमें सत्ता पक्ष का कोई हाथ नहीं है। लेकिन देखना होगा इस बार का सत्र कितना ज्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़े हमारे साथ और तमाम चर्चा में आपने हिस्सा लिया। और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आमजन से मुलाकात की है और इस दौरान सीएम ने लोगों की व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएं सुनी है और मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जनता की हर शिकायत का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने रखी हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2024 के सफल आयोजन को राज्य के लिए सौभाग्य की बात बताया है। उन्होंने कहा है कि 16 से लेकर 20 तारीख तक रायपुर में आयोजित ये प्रतियोगिता 8 वर्षों बाद दोबारा छत्तीसगढ़ में संपन्न हुई है। इससे पहले आयोजन 2017 में हुआ था। मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस बार प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पंजाब ने पहला, महाराष्ट्र ने दूसरा, तमिलनाडु ने तीसरा और छत्तीसगढ़ ने छठा स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा है कि आयोजन राज्य के खिलाड़ियों और युवाओं के लिए प्रेरणा है। सौभाग्य का विषय है कि किक बॉक्सिंग का राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समापन और आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में 16 तारीख से लेकर आज 20 तारीख तक हुआ और ये इसके पहले 2017 में यहाँ आयोजन हुआ था और 8 वर्षों बाद 2025 में फिर से आयोजन हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है और इसके लिए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन का आभार। और इस आयोजन में 28 प्रदेशों के खिलाड़ी, करीब 1200 खिलाड़ी भाग लिए और 300 कोचेस इसमें भाग लिए। तो उनका सबका छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत है। और इस पूरे प्रतियोगिता में पंजाब स्टेट फर्स्ट आया, उनको भी बधाई। महाराष्ट्र सेकेंड आया तो उनको भी बधाई और तमिलनाडु थर्ड आया, उनको भी बधाई। और हमारा छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर आया, तो छत्तीसगढ़ को भी बहुत बहुत बधाई। पूरे देश भर में शिव मंदिरों में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। कहीं भस्म आरती हुई तो कहीं कांवड़ियों ने अल सुबह जल चढ़ाकर शिव की आराधना की है। दिल्ली से लेकर देवघर और खोरधा से लेकर उज्जैन तक श्रद्धालु भोलेनाथ के शरण में पहुंचे और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजन के साथ श्रद्धालुओं ने श्रावण सोमवार पर आस्था व्यक्त की है। तो वहीं गोरखपुर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर और लखनऊ के मन कामेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए हजारों भक्त पहुंचे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अल सुबह मंगला आरती संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। राजस्थान में झारखंड महादेव मंदिर में शिव भक्तों ने रुद्राभिषेक कर भोलेनाथ की पूजा की है। मंदिर प्रांगण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। ग्वालियर के कोटेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ भक्तों ने सुबह सुबह शिव दर्शन किए। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में अल सुबह हुई भस्म आरती में हजारों भक्त शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के कोरबा कनकेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा
आयोजित की गई। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर परिवार की सुख शांति की कामना की। झारखंड देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों की अपार भीड़ देखने को मिली है। मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं इस दौरान की। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर शिव आराधना की है। उड़ीसा के खोरदा में हटकेश्वर महादेव मंदिर समेत पूरे जिले के शिवालयों में हजारों कांवड़िए पहुंचे। असम के सुकेश्वर मंदिर में श्रद्धालु बेलपत्र, जल और पुष्प अर्पित कर भोलेनाथ की आराधना में लीन दिखे। मंदिर परिसर में भक्तिभाव का माहौल बना रहा। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, सीसीटीवी निगरानी और जल सेवा के इंतजाम किए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह यहां पर सतर्क नजर आए और कुल 8 तस्वीरें आपको देश भर से हम दिखा रहे हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।